गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कनेक्शन नैनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबके बीच आज हम लोग नए टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। मेटल के बारे में स्पेसिफिक सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, हमने उनके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है भाई? एक तो हमारा है रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा? कि ऐसी सीरीज होती है जो कि ये दिखाती है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। भाई जो इसका जितना रिएक्टिविटी सीरीज में जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उससे कम वाले से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, उसे हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि अगर जिसके पास, दिमाग में याद रखना है, जिसके पास जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, लेस होगा, वो जो ज़्यादा होगा उसको वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, यानी वो खुद ही जुड़ जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है नॉन मेटल्स। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो किस पे है? नॉन मेटल्स पे। तो आज हमें ये समझना है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्यों कहा गया। तो भाई एक बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। और इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब क्या है? कि इनके पास जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। यानी अगर सिंपल से फॉर्म में कहा जाए तो इनकी वैलेंसी जो होती है वो निगेटिव होती है। यानी निगेटिव वैलेंसी कंटेनिंग जो एलिमेंट होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। अब निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव में बस आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि क्या होना चाहिए भाई? +4 -3 -2 -1 एंड 0। अगर इस टाइप के कंडीशन को, ये पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इन्हें किस में रखा जाता है? नॉन मेटल्स में। किस में रखा जाता है? नॉन मेटल्स में। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन समझने हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने हैं। जैसे पहला कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट। अगर सॉलिड है तो ये लाइटली सॉफ्ट होंगे, लेकिन अगर गैसियस स्टेट में है तो भाई गैस तो मोस्टली जो भी है वो सारे क्या है? नॉन मेटल। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि जो गैस है वो क्या होंगे, तो जो भी गैस के आप नाम लेते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, ये जो भी गैसेस हैं सारे गैसेस क्या हैं? नॉन मेटल हैं। अब साथ ही साथ जिनके पास ये पॉजिटिविटी के साथ भी सॉलिडिटी आ गई, सॉलिड नेचर आ गया, तो उनमें भी एक बात आपको देखना होगा कि अगर सॉफ्ट सॉलिड है, हार्ड सॉलिड नहीं है, कैसे है? सॉफ्ट सॉलिड। अगर सॉफ्ट सॉलिड है तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। दूसरी चीज, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास क्या प्रॉपर्टीज नहीं होती? जैसे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था कि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मेटल पे स्ट्राइक करते हो, मेटल को पीटते हो, तो पीटने के बाद अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतले शीट में बदल जाए, पतले चादर में बदल जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी कहलाता है। और ये प्रॉपर्टी किसके पास नहीं होती? नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। यानी जो भी नॉन मेटल्स है इनके पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। सेकेंड वन प्रोसेस क्या है कि भाई इनके पास और क्या नहीं होगा? डक्टिलिटी नहीं होगा। डक्टिलिटी किसे कहोगे आप? डक्टिलिटी का मतलब क्या है? कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मटेरियल को आप स्ट्रेच कराओ, खींचो, अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन वायर में। अगर थिन वायर में कन्वर्जन हो रहा है, थिन वायर में कन्वर्जन पॉसिबल है, तो यही नेचर क्या है? डक्टिलिटी। और ये नेचर किस में होता है? मेटल्स में। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल नहीं होती। थर्ड वन क्या है? सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? कि अगर आप किसी भी मेटल पे स्ट्राइक करते हो, मेटल को पीटते हो, तो मेटल को पीटने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज निकलती है। यह आवाज क्या कहलाती है? सोनोरस कहलाती है। और यह प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की नहीं होती। लेकिन
आप कोई भी मेटल ले लो, नॉन मेटल ले लो, उसको पीटो तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो साउंड किसका है? स्ट्राइकिंग साउंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर साउंड कहलाता है, वो सोनोरस साउंड नहीं कहलाता। दिमाग में ये बात आपको याद रखनी है। अगर सोनोरस का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यानी मेटल कहा जाएगा, अगर सोनोरस नहीं है तो यानी मॉलिक्यूलर साउंड अगर कहा गया तो वो किसकी बात कर रहा है? नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहा है। और नॉन मेटल्स में भी किसमें? नॉन मेटल में भी सॉलिड स्टेट में, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट की बात नहीं करेगा। और आप क्या समझते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका क्या होता है कि भाई एक स्पेसिफिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है कि भाई ये रिजिड नहीं होते, गैसियस स्टेट में होते हैं। अगर इस नेचर है, ऐसा नेचर है तो कोई भी नॉन मेटल क्या नहीं पॉसिबल करा पाएगा? कंडक्टिविटी। यानी अगर हम कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किसके पास होता है? मेटल्स के पास होता है। यानी कंडक्टर्स की बात कहा जाए तो कौन होगा? मेटल्स होगा। और इंसुलेटर, मेटलाइड, इसकी बात कही जाए तो ये किस में आएंगे? नॉन मेटल में आएंगे। अब ये सारी प्रॉपर्टीज के बाद जब भी हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की, तो वहां पे आपको बस क्या याद रखना है? रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या याद रखना है कि कौन किससे रिएक्ट करेगा। तो अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन की बात कर लें तो अगर किसी मेटल का हम ऑक्सीजन के साथ यानी ग्रुप 16 के साथ क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा, हेलोजन के साथ करेंगे तो हैलाइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ करेंगे नाइट्राइड बनाएगा। ऐसे ही कई प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सारे में प्रॉपर्टीज में आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो आज का टॉपिक है ये तो थोड़े से नॉन मेटल के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में हो गया। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स के बारे में। अगर आप नॉन मेटल्स को आपको क्लियर हो गया तो इसमें आपको बस समझना क्या है कि भाई कंपाउंड किसे कहते हो। मैंने आपको कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्निक सिखाया है कि आप कोई भी कंपाउंड कैसे बनाते हो। अब यहां पे आपको सीखना क्या है कि कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग क्या होती है। यानी सिंपल से फॉर्म में अगर कहा जाए, क्या कहा जाए? ड्यू टू बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड। किसके कारण भाई? बॉन्डिंग के कारण। जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं किसके किसके बीच? मॉलिक्यूल के बीच, एटम के बीच, पार्टिकल के बीच। इस बॉन्डिंग के कारण जो भी कंपाउंड बन रहा है इसी को हम लोग किस में समझ रहे हैं भाई? टाइप्स ऑफ कंपाउंड में। और जैसे ही आप इसके कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो यहां पे आपको जनरली कितने टाइप के कंपाउंड समझने हैं भाई? 5 टाइप के। पहला क्या आपका? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दूसरा आपका क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। दूसरा क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। तीसरा आपका क्या होगा? मेटैलिक कंपाउंड। क्या होगा? मेटैलिक कंपाउंड। चौथा आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पांचवा क्या होगा? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड। यानी अगर आपसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात की जाए तो कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं? 5 टाइप के। अब इसमें आपको स्पेसिफाई क्लासिफाई करना है, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन करना है, स्पेसिफाइड डिफाइनिंग करना है। किसके बारे में करना है भाई? इन टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड में एक बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब ये जो टॉपिक है ना टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ये क्लास 9, 10th, 11, 12 सारे के कॉन्सेप्ट में है। यानी अगर आप कंपाउंड्स की बात कर रहे हो ना तो ये सारा कॉन्सेप्ट 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। तो अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है और इसे बनाएंगे कैसे, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको मन लगा के समझना है, क्योंकि आपका मन लगेगा तभी तो मजा आएगा। तो मन लगाने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट याद भी तो आने चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा गया तो ये किसकी वजह से बनेगा, तो याद रखिएगा ड्यू टू मॉलिक्यूल्स।
किसकी वजह से बनेगा? ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ड्यू टू मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जा रही है ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट एटम होते हैं, एटम कंबाइन करते हैं, एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलने के बाद क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये मॉलिक्यूल से जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी आपको दो तरीके से समझना है। एक आपको क्या समझना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे समझना है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा आपको क्या समझना है? वान डेर वाल फोर्स। क्या समझना है? वान डेर वाल फोर्स। अब कभी कभी आप देखते हो कि कुछ बुक में वान डेर वाल फोर्स को क्या कहा गया है? लंदन फोर्स। क्या कहा गया है? लंदन फोर्स। अब बस यहां पे समझना क्या है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और वान डेर वाल फोर्स क्या है, और वान डेर वाल फोर्स को लंदन फोर्स क्यों कहा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहला नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर ऐसा कंडीशन हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके कैसा सॉलिड बना रहा हो? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसा सॉलिड बना रहा हो? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा क्या होता है? आइस। आइस जो है वो किसका एग्जांपल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जब हम वान डेर वाल फोर्स की बात करते हैं और लंदन फोर्स की, तो यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें समझना नहीं है। वान डेर वाल फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? अट्रैक्शन। और लंदन फोर्स क्या है? रिपल्सन। बस इतना दिमाग में आप बैठाइए। क्या बैठाइए आप यहां पे कि जो वान डेर वाल फोर्स है ये क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन द बॉन्डिंग प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज अ वान डेर वाल फोर्स। यानी अट्रैक्शन की वजह से अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनने लगे, क्या बनने लगे? बॉन्ड बनने लगे, तो इस बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है? वान डेर वाल फोर्स कहा जाता है। अब रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स में क्या है कि अगर जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को रिपेल करे, रिपेल करने के बाद दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। अब लंदन फोर्स का एक जो कॉन्सेप्ट है इसे आप अपने कॉमन फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई थोड़ा ही दूर होता है तो लोग कहते हैं, और कोई ओकेजन पड़ा वो नहीं आ पाता तो लोग कहते हैं ना कि बहुत लंदन थे क्या कि जो नहीं आ पाए। तो लंदन कहने का मतलब क्या है? एक दिमाग में वर्ड याद आ जाना चाहिए, दूरी। यानी दूरी कौन बनाएगा? रिपल्सन। अब रिपल्सन जो फोर्स है ये भी कौन सा फोर्स है कि, और इस फोर्स से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी अगर आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात की जा रही है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आपको क्या याद रखना है? कौन कौन सी बॉन्डिंग याद रखनी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखनी है, वान डेर वाल फोर्स याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? लंदन फोर्स याद रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा दूसरा, ये आपके बोर्ड लेवल का है, ये तो बेटा 11th और 12th में ज्यादा समझना होता है, 10th में नहीं समझना होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जब हम दूसरे की बात करते हैं, यही आपके बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड किसे कहोगे? इसको समझना है। तो आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या है? द कंपाउंड विच इज फॉर्म, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू bonding in between ions। क्या कहा गया कि अगर ऐसा हो जाए कि दो आयन हो और उनके बीच में बॉन्ड बने
तो इसी बॉन्डिंग से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसी कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड का जो मेन मोटो है ये है कि भाई ये किससे बने हैं? तो ये किससे बने होंगे? आयन से। किससे बने होंगे? आयन से। अगर आयन से बने हैं तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? आयनिक कंपाउंड कहा गया। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो आयन्स होते हैं इन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई करोगे आप। एक क्या होगा आपका? कैटायन, और दूसरा आपका क्या होगा? एनायन। अब अगर कैटायन की बात कहा जा रहा है तो यानी ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होगा? एनायन निगेटिव चार्ज। क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अब भाई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि भाई पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? कि जिसके पास कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज। और निगेटिव चार्ज कैसा होगा? जिसके पास जो चार्ज हो वो कैसा हो? निगेटिव चार्ज हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग आपको समझना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज फॉर्म कैसे होंगे ये आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, किसकी बात करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो कैटायन आप कैसे बनाएंगे? तो कैटायन के लिए बस आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कैटायंस आर फॉर्म्ड, कैटायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बात करें मेटल की, अब मेटल से क्या निकल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये इसकी वजह से ये क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कैटायन। अब अगर कोई भी मेटल है, इसके पास एबिलिटी है केवल क्या निकालने की? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो ये क्या करेगा? एम है तो यहां भी एम ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1 माइनस। तो 1 माइनस इसके पास है तो इसके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस। अगर किसी भी मेटल के पास एबिलिटी हो कि भाई ये क्या कर सके? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सके तो कितने प्लस चार्ज आ जाएंगे? 2 प्लस। ऐसे ही अगर मेटल के पास ये एबिलिटी हो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके? 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या आ जाएगा? M3 प्लस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है ये किसके पास होती है? मेटल के पास होती है। और ये मेटल क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। अब भाई कैटायन बनने के बाद हमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहां क्या समझना होता है? एनायन का। क्या होता है बेटा? एनायन। अब मैं देखो बहुत ज्यादा नहीं इसमें इरेज कर रहा हूं। अब यहां एनायन में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जो एनायन होते हैं, क्या होते हैं? एनायंस। तो इसमें क्या याद रखना है? एनायंस आर फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो एनायन होते हैं ये क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी किसके पास होती है? एनायंस के पास। और कैटायन के पास क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। अब अगर हम क्या कह रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट है इसके साथ n इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा? एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। अब इसके लिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने x लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बना लेगा? x माइनस। अगर हम यहां पे n लिख ले रहे हैं, n का मतलब नॉन मेटल से है, nm लिख रहे हैं नॉन मेटल, और मैंने दे दिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वैसे ही ये क्या करेगा? nm2 माइनस। अगर हम कोई भी नॉन मेटल ले रहे हैं, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाएगा? nm3 माइनस।
तो कहने का ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो एनायन फॉर्म होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैटायन किसकी वजह से फॉर्म होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लॉस और गेन होने का ये जो प्रोसेस है, इससे आपको क्या समझ में आया कि ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कैटायन एंड एनायन। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप कैटायन और एनायन बनाते हो तो यहां पे आपको यह समझना है कि दूसरा नेचर आपको यह समझना है कि कैटायन और एनायन के लिए अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आप कैसे कहोगे। तो यहां पे बस आपको सिंपल सा एक बात ही दिमाग में याद रख लेना है। क्या याद रखना है, मेटल्स आर जनरली फॉर्म्ड कैटायंस। यानी मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं बेटा, कैटायंस फॉर्म करते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर जनरली फॉर्म्ड एनायंस। यानी ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि जो मेटल होगा ये हमेशा क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, और जो नॉन मेटल होगा ये हमेशा क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसके नेचर के बेसिस पे, और इसके स्ट्रक्चर और नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, बॉन्डिंग फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको बस क्या याद रखना है कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे अभी क्या बताया कि जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, इस आयनिक कंपाउंड के साथ हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग ये काम करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट है Na और Cl, और इससे क्या बनेगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, Na को आउटसाइड में लेते हैं। अब Na के पास आयन क्या बनाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये समझना है। तो ध्यान देना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। क्या लिखेंगे, 281। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो यानी इसके पास एबिलिटी है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां मैं ऐसे लिख लूं 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो अगर ये 1 लूज करेगा तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, 1+। अब ये किस पे आ गया, Na पे आ गया। अब जैसे ही हम Cl की बात करते हैं तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना लेगा, Cl-। अब यहां से ध्यान दीजिए, इन दोनों को इक्विवेलेंट करते हैं, एक साइड वाले को एक साइड लिखते हैं, दूसरे साइड वाले को दूसरे साइड। तो यहां से क्या मिला हमें, Na+ Cl + 1e-। इधर हमें क्या मिल रहा है, Na+ Cl- + 1e-। अब यहां से क्या मिला हमें कि भाई जो 1e- था, इधर भी सेम है। अगर सेम है तो कैंसिल आउट, लेकिन यहां पे Na है और यहां Na+ है, तो ये तो नहीं कैंसिल आउट होगा, जो सेम होगा वो होगा। तो अब हमें दूसरा यहां पे एक स्टेप क्या मिल गया, Na+ Cl-। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्लस और माइनस मिल जाएगा तो प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा और एक कंपाउंड बना लेगा। वो कंपाउंड क्या होगा, NaCl। यानी NaCl बनने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, मेटेलिक फॉर्म लेंगे। मेटेलिक फॉर्म से आप कन्वर्ट किस में करेंगे, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फाइनली आप क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। अब ये जो कंपाउंड बनाए NaCl, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा ये सबसे उससे कंपाउंड फॉर्म करने से पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में। इसीलिए ये कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब कोई भी आपको दे दिया जाए, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या कैसे फॉर्म हो रहा है। अब इस चीज के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, लेविस ने एक स्ट्रक्चर की बात की थी जिसे हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा, लेविस डॉट एंड
क्रॉस स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको बस क्या ध्यान देना है कि लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है। चलिए, तो जब आप लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पे दिमाग में आपको एक बात याद आनी चाहिए, क्रॉस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से, डॉट को तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अब इसके लिए इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हम उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर मेटल है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। अगर नॉन मेटल है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। और जैसे ही आप मेटल और नॉन मेटल को रिप्रेजेंट कर देते हो ना, तो इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाए तो ये किस रूल को फॉलो करें, ऑक्टेट रूल। किस रूल को फॉलो करें, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब ये अपने स्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं, स्टेबल होने की बात करते हैं, तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में मैंने आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्या करने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने चाहिए। और जैसे ही ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो इनमें क्या होगा, जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि भाई वो आपस में शेयर करके, क्या करके, शेयर करके बॉन्डिंग अरेंजमेंट कर लें, बॉन्ड फॉर्म कर लें, तो इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसे कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281। दूसरा हमारे पास क्या है, Cl, क्या है बेटा, 287। चलिए, Na और Cl ये ले लिया। Na में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक डॉट दिखाया। आउटर मोस्ट की बात होती है, मैंने कितना दिखा दिया, एक। अब Cl के पास कितने हैं भाई, 7 है ना। अब बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इन दोनों को आपस में आप क्या करिए, एक साथ लिख दीजिए, यानी एंड Cl। यहां पे मैंने डॉट लिख दिया, यहां क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये हो गया। अब ये बताइए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें तो यहां से ये क्या करेगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। और ये अब बताइए क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। और Na के पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात दिमाग में आपको याद रखना है कि ये जो कंडीशन है ना, कि ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई, ये फॉर्म ये कर रहा है कि कितने इसमें कंडीशन स्टेबलाइज हो सकते हैं। अब स्टेबलाइज्ड होने के लिए आपको क्या फॉलो करना होता है, लेविस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे बेटा आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे ही आप लेविस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर समझ जाते हो तब आपको यहां पे समझना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या समझना होता है, प्रॉपर्टीज किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो ठीक है, अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। अब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सबको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।